आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद में अब रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन रिजल्ट में जो चीज सामने आई है और जिस चीज पर इस वक्त में सवाल उठ रहे हैं वो है 15 सांसदों के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। सीपी राधाकृष्णन वो देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले जयराम रमेश ने, रिजल्ट के कुछ समय पहले जयराम रमेश ने बाकायदा एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके कहा कि हमारे 315 सांसद थे इंडिया गठबंधन के, 315 सांसदों ने वोट डाला है, 100% हमारी तरफ से वोटिंग हुई है। और जब कुछ देर बाद में नतीजा आया तो उसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 300 वोट गए और एनडीए के खाते में 452 वोट गए। तो क्या जो 15 सांसदों के वोट खारिज किए गए, अवैध बताए गए, वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के थे? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया है। सबसे पहले आप ये देखिए, जयराम रमेश का ट्वीट आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में किसको कितने नंबर मिले हैं वो देखिए। जयराम रमेश इन्होंने 5:14 पर ये ट्वीट किया था और 5:14 पर ये ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ओपोजिशन एक साथ खड़ा हुआ वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर और 315 हमारे सांसदों ने वोट डाला और 100% हमारी तरफ से वोटिंग हुई है। ये इनकी तरफ से कहा गया। अब उसके बाद में जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं ये अब अपनी स्क्रीन पर देखिए। नतीजे कुछ इस प्रकार से रहे हैं। कुल 767 वोट डाले गए, इसमें से 452 वोट गए हैं एनडीए के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में गए हैं 300 वोट और 15 वोट रद्द किए गए हैं। तो क्या ये 315 में से 15 वोट केवल और केवल इंडिया गठबंधन के थे? सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के पक्ष में जो 452 का नंबर है, 452 का नंबर है, उसमें 14 सांसद ज्यादा हैं सिर्फ, और 28 सांसद ऐसे थे जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे, यानी वहां से भी आधे आधे वोट मिले हैं। और यह भी एक तरीके से बीजेपी की बड़ी हार कही जा सकती है कि बीजेपी आज सत्ता में होने के बावजूद पूरे नंबर नहीं ला पा रही है। और यह तो तब की स्थिति है जब तीन पार्टियों ने, बीजेडी, बीआरएस और उसके साथ साथ अकाली दल और एक निर्दलीय ने वोट नहीं डाला। इन्होंने वोट नहीं डाले, उसके बावजूद जो है आज बीजेपी की स्थिति यह है। जगदीप धनखड़ जहां पर जीते थे, बीजेपी उसके आधे पर आज आ गई है। जगदीप धनखड़ पिछला चुनाव जो हुआ था उपराष्ट्रपति का, तो जगदीप धनखड़ 246 वोटों से जीते थे और आज राधाकृष्णन वो 152 वोटों से जीत पाए हैं, यानी तकरीबन आधा आप कह लीजिए। कितना नंबर जो है वो बीजेपी का कम हो गया है। ये 240 का करंट भी है क्योंकि एक तो सांसद आपके वहां से कम हो गए, राज्यसभा में भी सांसद कुछ कम हुए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो नंबर गेम है वो इस वक्त में कम है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और चुनाव की जो घोषणा की है, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा की है, वो है, आप देखिए, राज्यसभा के महासचिव, नाम पर गौर कीजिए, नाम है पीसी मोदी। पीसी मोदी साहब राज्यसभा के महासचिव हैं और इन्होंने परिणाम की घोषणा की है। संसद टीवी ने लिखा है बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले हैं, सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन बनेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति। और ये घोषणा की है चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिनका नाम है पीसी मोदी। पीसी मोदी साहब चुनाव के अधिकारी थे। इन्होंने घोषणा की कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। 452 वोट उनको मिले हैं, 300 वोट इंडिया गठबंधन को मिले हैं। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं।
अब 15 वोटों को लेकर के सवाल खड़ा हो गया कि ये 15 वोट किसके हैं? क्या ये वाकई सारे के सारे 15 के 15 वोट ये इंडिया गठबंधन के हैं, या फिर ये कहा जाए कि नहीं, ये एनडीए से भी अवैध हुए हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से और वोट जो है वो उस तरफ चले गए, यानी क्रॉस वोटिंग इस तरफ से हो गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा एक बार ये नंबर देखिए आप, ये नंबर देखिए। संसद की इस वक्त में मौजूदा स्थिति ये है, लोकसभा के अंदर 542 सांसद है, एक सीट यहां पर खाली है। राज्यसभा के अंदर 239 सांसद है, 6 सीट यहां पर खाली है। कुल मिलाकर के 781 सांसद थे। सीपी राधाकृष्णन वो 152 वोटों से जीते हैं, बहुमत था 385 का। अवैध वोट रह गए 15 यहां पर, एनडीए के पक्ष में गए 452 वोट, बहुमत से 67 ज्यादा। और इंडिया गठबंधन के पास में 300 वोट कुल आए हैं, 85 वोट है बहुमत से कम, क्योंकि 767 वोट 781 में से 767 वोट जो डले थे। इसमें 12 जो सांसद थे अलग अलग 3 पार्टियों के, वो अब्सेंट रहे। 3 पार्टियां जिसमें बीआरएस के 4 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद और अकाली दल का 1 सांसद, ये इस चुनाव से दूर रहे। अब देखिए गणित से जरा समझिए, 452 जो बीजेपी को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 452 में 427 जो है वो बीजेपी के पास में आंकड़ा था, राज्यसभा को मिलाकर के, लोकसभा को मिलाकर के 427 का। उसके बाद में 11 सांसद थे वाईएसआरसीपी के, 11 सांसद, 427 और 11 ये हो गए 438। उसके बाद में 28 सांसद ऐसे थे जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है। 28 सांसद, 28 में से 14 सांसदों का वोट वो और जो है वो माना जा रहा है कि वो गया है एनडीए के पक्ष में, यानी कुल मिलाकर के 452 हो गया। अब दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ जो है 352 वोट, माफ कीजिए 315 वोट वो इंडिया गठबंधन के सांसदों का था, और यहां पर 15 वोट जो है वो इनवैलिड है। अब ये 15 वोट जो है वो इनवैलिड किसके हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के सांसदों का ही वोट जो है वो इनवैलिड किया गया है? क्या विपक्ष के सांसदों को इतना भी नहीं पता था कि कहां पर टिक लगाना है? यहां पर मोहर भी नहीं लगानी थी कि मोहर लगा रहे हैं, तो मोहर लगाने में कई बार होता है कि शाही ऊपर नीचे फैल जाती है, कि कोई ठप्पा लगा रहा है तो ठप्पे लगाते टाइम पे थोड़ा सा जो स्टैंप है वो नीचे ऊपर हो गई, और स्टैंप नीचे ऊपर हो जाती तो मामला बिगड़ जाता है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि एक इस तरीके से आपके पास में स्लिप थी, एक नाम ऊपर लिखा हुआ है, एक नाम नीचे लिखा हुआ है, और यहां पर आपको टिक लगाना था कि किसको जो है मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर चुन रहा हूं। बस इतना सा काम था, पेन की टिक लगानी थी। क्या किसी सांसद को इतना भी नहीं पता कि पेन की टिक कहां लगानी है? स्टैंप लगती है तो स्टैंप में संभावना होती है कि इधर उधर चीजें चली जाएंगी। फिर दूसरा होता है पेन का इस्तेमाल। पेन का इस्तेमाल जो किया जाता है, और पेन वो वही होता है जो चुनाव आयोग देता है। आप अपनी तरफ से पेन नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो क्या ये पेन का इस्तेमाल दूसरा हुआ है? क्या दूसरे पेन की स्याही जो है वो ये इस्तेमाल की गई? अगर आप अपना पेन निकाल करके टिक लगा देंगे तो भी आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। जो पेन वहां पर है और जो पेपर वहां पर है, वहीं पर उसी पेन से आपको टिक लगाना है, फिर उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर पेटी में डालना है। ये देखिए नरेंद्र मोदी साहब का वोट, उन्होंने अपना वोट जो पेटी में डाला। हालांकि एक बहस तो ये भी है कि जब देश का इतना बड़ा चुनाव, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, राष्ट्रपति पद का चुनाव, जो सबसे बड़े चुनाव है देश के, वो अगर बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो फिर बताइए देश के प्रधानमंत्री का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहा है? जब देश के सबसे बड़े चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पर केवल 700-800 वोट जो डलते हैं, तो वहां पर बैलेट पेपर चलता है, तो प्रधानमंत्री के उसमें बैलेट पेपर क्यों नहीं चलता है? और यहां पर नतीजा जो है वो 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, 7 बजते बजते नतीजा सामने आ गया, 1 घंटे भर में। और ईवीएम में जहां पर मशीन के द्वारा सब कुछ होता है, वहां पर देखिए आप नतीजे आने में 1-1 महीने लग जाते हैं। कि पहले चरण का जो चुनाव होता है, उसके बाद में जो मतगणना की जो तारीख होती है, उसमें 1-1 महीने का अंतर में देखने को मिलता है लोकसभा के अंदर, या फिर आप विधानसभा में भी देखिए। उत्तर प्रदेश में 7-8 चरण में चुनाव होंगे, तो पहले चरण का चुनाव और मतगणना 1 महीने का अंतर होता है तकरीबन। तो एक अपने आप में बहस तो आज ये भी दोबारा से देखने को मिली कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव
वो मत पद बैलेट पेपर के जरिए क्यों ना हो, यह भी देखने को मिला। हालांकि फिर इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार जो है ये नंबर कैसे कम हुआ। और बीजेपी, फिर सवाल ये भी है कि 28 जो कुल सांसद थे, जो इस तरफ भी नहीं थे इस तरफ भी नहीं थे, उसमें से केवल 14 सांसदों को ही ला पाई। ये भी अपने आप में एक बड़ी हार है कि आप जो है वो आज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चीजें अपने हिसाब से तय नहीं कर पा रहे हैं। जयराम रमेश ने इसके बाद में ट्वीट किया है फिर से, और जयराम रमेश उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से एकजुट खड़ा रहा, विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। भाजपा की अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो वैचारिक लड़ाई है वो जारी है। हमें पिछली बार 26% वोट मिले थे, इस बार 40% वोट मिले। हमारी नैतिक तौर पर जो है जीत हुई है। लेकिन क्या वाकई यहां पर जो लड़ाई है या यहां पर जो बात है या अवैध वोटों की जो बात है वो अब गांव देहात तक जाएगी? हालांकि ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ही अवैध हुए हैं, पहले भी अवैध होते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके का मूवमेंट बन रहा था, इस बार जिस तरीके का माहौल बन रहा था, इसमें यह माना जा रहा था कि सारे के सारे सांसद आए, 100% वोटिंग हुई है, तो विपक्ष की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे में अगर 15 वोट कैंसिल हुए तो क्या 15 वोट विपक्ष के ही कैंसिल कर दिए गए? कांग्रेस पार्टी ने आज चुनाव जब हो रहा था तो उस वक्त में ट्वीट किया था। देखिए जरा, कांग्रेस पार्टी ने 3:30 पर आज ट्वीट किया दोपहर में, और कांग्रेस ने कहा कि जूम करें और जादू देखें। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो है, जिसको अगर आप जूम करेंगे तो यहां पर वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर, ये जो है वो नरेंद्र मोदी की जैकेट पर लिखा हुआ है। जैसे एक वक्त में नरेंद्र मोदी ने एक कोट पहना था, उस पर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था, और फिर बाद में सूट 10 लाख रुपए के आसपास कुछ बिका था। तो ऐसे ही कांग्रेस ने वोट चोर करके आज एक ट्वीट किया। तो वोट चोरी का जो आरोप है, क्या वो उपराष्ट्रपति चुनाव तक खिंच गया है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ये 15 सांसदों का जो मामला है, हालांकि ये मुझे लगता है कि ऑफिशियली तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि ये किसके वोट जो है वो अवैध घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गुप्त मतदान होता है। इसमें किसने किसको वोट डाला है वो कहा नहीं जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी साहब का वोट वो सीपी राधाकृष्णन को ही गया है, 100% इसको लेकर के कोई दावा नहीं कर सकता है। या राहुल गांधी का वोट वो बी सुदर्शन रेड्डी को ही गया है, 100% इसको लेकर के भी कोई दावा नहीं हो सकता है। अंतरात्मा पर वोट होता है, और अंतरात्मा पर किसने किसको वोट डाला है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग हुई और इससे पहले जिस तरीके का माहौल बना, और फिर सवाल तो ये भी कि ये चुनाव हुआ ही क्यों, और सवाल फिर ये भी कि ये चुनाव हुआ है तो क्या इसके बाद में हालात बदलेंगे? जगदीप धनखड़ क्या वो सामने आएंगे? क्योंकि सवाल तो ये है कि चुनाव क्यों हुआ, क्योंकि जगदीप धनखड़ ऐसा भी नहीं था कि वो नहीं रहे या कुछ ऐसी बात हुई। वो अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए बाहर निकल गए, लेकिन आज तक कभी सामने नहीं आए हैं। किसी अस्पताल में भर्ती हैं ये पता नहीं चल रहा है। वो खबर तो ये है कि एक फार्म हाउस में दिल्ली में आराम से टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो फिर ये चुनाव क्यों हो रहा था? तो क्या ये चुनाव वाकई कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से आरोप है कि एक ऐसी तानाशाही पैदा कर दी गई है कि जहां पर उपराष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति को गायब कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो अचानक से कहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो गायब हो जाता है, मीडिया में नहीं है। करीब 50 दिन हो गए हैं और 50 दिनों से वो मीडिया के अंदर नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है। यहां तक की स्थिति आ गई कि अमित शाह उन्होंने कह दिया कि देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात कीजिए। जब उनसे पूछा गया उनके बारे में तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, यही जो है माना जाना चाहिए, इस पर अब बात खत्म करिए, आप और आगे बात करिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जगदीप धनखड़ जिस तरीके से आउट हुए, जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, 5 साल तो उनका भी था ना, अभी 3 साल बाकी था। तो ये आज जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, अभी बनेंगे, सीपी राधाकृष्णन, उनको हमारी तरफ से बधाई। लेकिन क्या वाकई 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा? हालांकि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं, बीजेपी के नेता रहे कद्दावर,
तो अब इनके फैसलों में वो आरएसएस की झलक और वो सब कुछ नहीं दिखेगी, ये भी देखना बाकी है। वो संसद के कैमरे सबके लिए होंगे, समान रूप से होंगे, ये भी देखना बाकी है। क्या संसद में बोलने का सबको मौका मिलेगा, राधाकृष्णन साहब ये सुनिश्चित कर पाएंगे, ये भी देखना बाकी है। क्या सांसदों का जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के साहब के समय में निलंबन हुआ उस तरीके से फिर नहीं होगा, ये भी देखना बाकी है। हालांकि जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था तभी ये कहा गया था कि बीजेपी किसी ऐसे नेता को ढूंढ करके लाएगी, जिस वक्त में ये बातें चलती थी कि कौन होगा उम्मीदवार, तब ये बातें कही जाती थी कि बीजेपी किसी ऐसे नेता को ढूंढ करके लाएगी जो बीजेपी की सुई पर ही घूमे, 1% 1 डिग्री भी दूसरी तरफ जाने की हिम्मत ना कर पाए, ऐसे किसी नेता को लाएगी। लेकिन खैर आज तक ये डिबेट थी, आज तक ये बातें थी। अब तो वो माननीय उपसभापति बन गए हैं, चेयरमैन बन जाएंगे, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, महामहिम उपराष्ट्रपति जो है वो कहे जाएंगे। इस देश के 17वां चुनाव था, ये देश का 17वां चुनाव था और इस 17वें चुनाव में वो उपराष्ट्रपति बने हैं। लेकिन वाकई सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ अब कम से कम आगे आएंगे, अब कम से कम सामने आएंगे? अब तो पिक्चर क्लियर हो गई है, बात खत्म हो गई है। अब तो उपराष्ट्रपति देश को नए मिल गए हैं, तो पुराने वाले कम से कम सामने तो आ जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस देश में 3 तरीके के उपराष्ट्रपति अब हो गए हैं आज की तारीख तक, कम से कम बात की जाए। एक है उपराष्ट्रपति जो बनेंगे, एक है पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे हैं, और एक है जो आजकल मीडिया से गायब हैं। तो ये मीडिया से गायब वाले जो उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, हालांकि उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया सब कुछ, क्या वो सामने आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ था, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो इस्तीफा देकर के बाहर चले गए? तो बहुत सारी बातें हैं। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और देश उम्मीद कर रहा है, देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा होता है, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो कितने निष्पक्ष रहते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो दोनों पक्षों को कितना मौका देते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो क्या नई लकीर खींचते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो देश के लोकतंत्र को कितना सींचने का काम करते हैं, कितना आगे खींचने का काम करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ में इंतजार हो रहा है, स्वागत हो रहा है देश के नए उपराष्ट्रपति का, और इंतजार इस बात का भी कि जब जीत सुनिश्चित थी, जब पता था कि एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो, तो फिर ये 15 सांसद किसके इनवैलिड हुए हैं, ये 15 सांसदों का वोट किसका अवैध हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।